जिस दिन मैं जेल से बाहर निकला बाकी कैदी मुझसे भी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मेरी रिहाई की खुशी में परेड निकालने की तैयारी कर रहे हों। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि 5 साल पहले मैंने सड़क किनारे बेहोश पड़ी एक लड़की की जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय उस अमीर लड़के का साथ दिया जिसने असल में उस पर हमला किया था। उसने मुझ पर अटेम्प्टेड मर्डर का झूठा आरोप लगाया, मुझे कोर्ट तक घसीटा और 5 साल की जेल की सजा दिलवा दी। उसे पूरा यकीन था कि मेरे जैसा इंसान जेल से निकलने के बाद पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, बाकी जिंदगी दुखों में गुजारेगा और फिर कभी उससे नहीं मिल पाएगा। लेकिन उसे ये कभी पता नहीं चला कि जिस दिन इस शरीर का असली मालिक जेल गया था, उसके अगले ही दिन मेरी आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। और इस तरह मैंने अगले पूरे 5 साल जेल में बिताए। जब आखिरकार मेरी रिहाई का दिन आया तो बाकी कैदी इतनी बड़ी मुस्कान ली खड़े थे कि मानो मेरी विदाई की खुशी में सबसे बड़ी पार्टी देने वाले हों। उन्हें देखकर मैंने बेबसी में अपनी नाक खुजलाते हुए सोचा, क्या मैंने सच में इन लोगों को इतना साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दे दिया था। जैसे ही मैं जेल के गेट से बाहर निकला, एक काली मर्सिडीज बेंज आकर मेरे सामने रुकी। उसमें से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर उतरी। मैंने अपनी आंखें हल्की सिकोड़ते हुए उसे सिर से पांव तक गौर से देखा। वो खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि उस पर से नजर हटाना मुश्किल था। गुड आफ्टरनून मिस्टर कार्टर। मेरे लगातार घूरने के बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी झिझक नहीं थी। वह आराम से मेरे पास आई और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मेरा नाम एम्मा कार्टर है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने उससे हाथ मिलाने के बजाय उसके बेदाग चेहरे को ध्यान से देखा। ब्यूटीफुल लेडी, क्या हम पहले कभी मिले हैं? एम्मा ने अपना हाथ वापस खींच लिया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, ईथन कार्टर, उम्र 22 साल, ब्लैकरिज प्रिजन का डीमन किंग। देश के सबसे अमीर इंसान विलियम हैरिसन कभी चाहते थे कि आप उनकी बेटी से शादी करें ताकि अपनी पूरी संपत्ति आपके नाम कर सकें, लेकिन आपने ये कहकर मना कर दिया कि उनकी बेटी की टांगें छोटी हैं और उसका फिगर बिल्कुल फ्लैट है। आपने तो ये भी कहा था कि उनके परिवार की पूरी दौलत भी आपके महंगे शौक पूरे करने के लिए काफ़ी नहीं है। और जब दुनिया के सबसे खतरनाक असैसिन ने भीड़ में सिर्फ एक बार आपकी तरफ देखा था तो आपने उसे ऐसा थप्पड़ मारा कि वह कई मीटर दूर जा गिरा और मौके पर ही मरते मरते बचा। एमा ने बिना एक भी बात छोड़े मेरी सारी जानकारी आराम से सुना दी। अगर मुझे अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क पर पूरा भरोसा ना होता तो मैं कभी यकीन नहीं करती कि 5 साल पहले जेल जाने वाला आदमी और आज मेरे सामने खड़ा इंसान एक ही है। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसे ठंडी नजरों से देखा। तुमने मेरे बारे में जरूरत से ज्यादा पता लगाया है। अगर तुम मुझे इसका कोई ऐसा जवाब नहीं दे पाई जो मुझे संतुष्ट कर सके तो यहीं मर जाओगी। सिर्फ जिज्ञासा की वजह से कोई किसी की इतनी गहराई तक जांच नहीं करता। मैंने एम्मा को घूरते हुए दोबारा कहा, तुमने मेरी पूरी जिंदगी खंगाल डाली है। अगर तुम्हारे पास इसकी कोई ठोस वजह नहीं हुई तो तुम्हारी मौत यहीं होगी। मेरी ठंडी नजरों में ऐसा दबाव था जैसे कोई जागा हुआ दानव उसे घूर रहा हो। फिर भी एम्मा के चेहरे की मुस्कान जरा भी नहीं बदली। वह शांत स्वर में बोली, मैं कार्टर फैमिली की सदस्य हूँ और मैं आपके पास एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आई हूँ। कार्टर फैमिली ऑस्ट्रेलिया की सबसे ताकतवर बिजनेस फैमिलीज में से एक। अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने सुना है कि कार्टर फैमिली की हेरस होने के नाते तुम्हें नई क्वीन ऑफ बिजनेस कहा जाता है। एमा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आपकी जानकारी सचमुच काफी अच्छी है मिस्टर कार्टर। अगर तुम पिछले 5 सालों से मेरे मन में चल रहे एक सवाल का जवाब दे दो तो शायद मैं तुम्हारे साथ काम करने के बारे में सोचूं। कौन सा सवाल? एम्मा ने बिना झिझक पूछा। 5 साल पहले मुझे ब्लैक रिज प्रिजन भेजा गया था। आखिर मुझे उसी जेल में क्यों भेजा गया? मेरे दिमाग में तुरंत जेसिका ब्लैक का जहरीला चेहरा उभर आया और मेरी आंखों में ठंडी हत्या की चमक दिखाई देने लगी। 5 साल पहले घर लौटते वक्त मेरी मुलाकात जेसिका ब्लैक और उसके बॉयफ्रेंड रायन ब्रुकस से हुई थी। उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया और रायन ने गलती से जेसिका को इतना जोर से धक्का दे दिया कि उसके सिर पर गंभीर चोट लगी और वह कोमा में चली गई। घबराकर रायन ने मुझसे मदद मांगी क्योंकि मैं वहीं से गुजर रहा था। उस समय मैं किसी मुसीबत में पड़े इंसान को अनदेखा नहीं कर सकता था, इसलिए बिना कुछ सोचे मैं उसकी जान बचाने दौड़ पड़ा। लेकिन जब जेसिका को होश आया तो उसने मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय रायन की बातों में आकर मेरे खिलाफ गवाही दे दी। उसने दावा किया कि किसी बहस के बाद मैंने जानबूझकर उस पर हमला किया था और इसी तरह मैं उस जुर्म की सजा काटने के लिए 5 साल जेल में रहा जो मैंने कभी किया ही नहीं था। असल वजह तो मैं भी जानना चाहता हूँ, एमा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। ब्लैक रिज प्रिजन पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे रहस्यमयी जेल है। मेरी जांच के मुताबिक रायन ब्रुक्स और जेसिका ब्लेक दोनों बिल्कुल मामूली लोग हैं। उन्हें तो इस जेल के अस्तित्व के बारे में भी नहीं पता, इसलिए उनके लिए आपको वहां भिजवाना नामुमकिन था। अगर ऐसा है तो हमारी पार्टनरशिप यहीं खत्म समझो। ये कहते ही मेरा उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं रहा। मिस्टर कार्टर, अगर हम बिजनेस पार्टनर्स नहीं भी बनते तो दोस्त तो बन ही सकते हैं। एम्मा हल्के से मुस्कुराई। मुझे पता है कि आप रिवर साइड सिटी में रहते हैं। संयोग से मैं भी वहीं जा रही हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे प्राइवेट जेट से मेरे साथ चल सकते हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। जब तुम इतनी विनम्रता से जिद कर ही रही हो तो तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करने में मुझे खुशी होगी। 4 घंटे बाद एमा कार्टर का प्राइवेट जेट आखिरकार रिवरसाइड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर गया। शानदार केबिन के अंदर मैं किंग साइज बेड पर आराम से लेटा हुआ था। चादरों में अब भी एमा के परफ्यूम की हल्की सी खुशबू बाकी थी। मैंने आलस से अंगड़ाई ली और उठकर बाहर लाउंज की तरफ चला गया। बेड तो कमाल का था। मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा, बस अफसोस यही है कि तुम मेरा साथ देने नहीं आई। तो मिस कार्टर, क्या अब तक तुमने मेरी जिंदगी का एक एक राज पता कर लिया? ये आदमी हद से ज्यादा घमंडी है।
एमा की शॉर्ट हेयर वाली असिस्टेंट मिया वॉकर गुस्से में तुरंत अपनी सीट से खड़ी हो गई, लेकिन एमा सिर्फ मुझे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक उभर आई। जो इंसान ब्लैक रिड्ज प्रिजन पर राज कर सकता है, उसे घमंडी होने का पूरा हक है। मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द सिर्फ पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसकी रिहाई की खबर से कांप उठेगी। अब मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि क्या वह अपनी किस्मत पूरी कर पाता है या नहीं। मिया ने हैरानी से एमा की तरफ देखा। उधर मैं जेट से नीचे उतर चुका था। बोर्डिंग ब्रिज पर वही औरत खड़ी थी जिसने 5 साल पहले मुझे जेल भिजवाया था। अब वह मशहूर इंटरनेट सेलिब्रिटी बन चुकी थी। जेसिका ब्लैक अपने असिस्टेंट और 2 बॉडीगार्ड्स के साथ टर्मिनल की तरफ बढ़ रही थी। काश एक दिन मैं भी अपना प्राइवेट जेट खरीद पाऊं। मैं भी। जेसिका ने एम्मा के जेट को जलन भरी नजरों से देखा और लंबी सांस छोड़ दी। फिर वह मुड़कर आगे बढ़ने लगी। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उस समय मैं जेट से उतर रहा था, लेकिन उसका नजरिया आधा छिपा हुआ था, इसलिए उसे सिर्फ मेरा साइड फेस ही दिखाई दिया। ये आदमी कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। उसने भौहें सिकोड़ लीं। अचानक उसके दिमाग में एक चेहरा कौंध गया, लेकिन उसके अंदर जरा सा भी अपराध बोध नहीं आया। उल्टा उसे वही घिन महसूस हुई जो 5 साल पहले होश में आने के बाद हुई थी, जब उसे पता चला था कि बेहोशी की हालत में किसी आदमी ने उसे देखा था। अनजाने में उसने अपना कोट और कसकर पकड़ लिया। उस घटिया परवट ने मुझे देखा था, ये सोचकर ही मुझे घिन आती है। नहीं, वो नहीं हो सकता। रायन ने कहा था कि जेल जाने के बाद उसका कोई पता ही नहीं चला। हो सकता है वहीं मर गया हो, और अगर जिंदा भी होगा तो जेल से निकलने के बाद पूरी जिंदगी समाज के सबसे निचले स्तर पर गुजारेगा। उस जैसे इंसान के लिए प्राइवेट जेट में उड़ना नामुमकिन है। हल्की सी हंसी के साथ उसने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। उसी समय मिया की भी नजर जेसिका पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। मिस कार्टर, वो जेसिका ब्लेक है। उसी औरत ने 5 साल पहले मिस्टर कार्टर पर झूठा इल्जाम लगाया था और उन्हें जेल भिजवाया था। लगता है किस्मत भी उसके किए हुए को बर्दाश्त नहीं कर सकी, तभी तो आज दोनों फिर से आमने सामने आ गए। उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। एम्मा ने बिना किसी भाव के जेसिका को दूर जाते हुए देखा। शायद उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि अभी अभी वो किस इंसान के सामने से गुजर कर गई है। मुझे भी महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जेसिका थी। मैंने उसे नजरअंदाज किया और सीधे टर्मिनल की तरफ चल पड़ा। उसी समय मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। कॉल मेरी माँ की थी। टर्मिनल के बाहर मेरी माँ सारा कार्टर भीड़ में बेचैनी से मुझे ढूंढ रही थी। अब वह एक छोटी सी मेडिकल क्लिनिक चलाती थी जिससे किसी तरह घर का खर्च निकल जाता था, लेकिन पिछले 5 साल उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। जब मुझे झूठे केस में जेल भेजा गया तो कोर्ट ने सिर्फ जेल की सजा ही नहीं सुनाई थी, बल्कि जेसिका ब्लैक को इमोशनल डैमेज का मुआवजा और रायन ब्रुकस के मेडिकल एक्सपेंसेस भी भरने का आदेश दिया था। कुल रकम $1 मिलियन से भी ज्यादा थी। मेरी माँ के लिए इतनी बड़ी रकम देना नामुमकिन था। उन्हें मजबूरी में लगभग हर जान पहचान वाले इंसान से पैसे उधार लेने पड़े। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें मैं कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी उन्होंने जेसिका ब्लैक को बाहर आते हुए देख लिया। जेसिका सिर से पांव तक महंगे लग्जरी ब्रांड्स पहन रखी थी, जबकि मेरी माँ साधारण और सस्ते कपड़ों में खड़ी थी। दोनों के बीच का फर्क साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय भीड़ के सामने खड़ी मेरी माँ पर मेरी नजर पड़ी। उन्हें देखते ही मेरे दिल में खुशी और भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन तभी जेसिका के एक बॉडीगार्ड ने देखा कि मेरी माँ रास्ते से नहीं हट रही थी। हटो सामने से, या मरने का शौक है। उसने मेरी माँ को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया। माँ को देखकर जो खुशी मेरे दिल में आई थी वह पल भर में भयानक गुस्से में बदल गई। मेरी माँ को हाथ मत लगाना। अगले ही पल मैं बिजली की रफ्तार से उसके सामने पहुंचा जी और उसकी कलाई पकड़ ली। साले, मेरे काम में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? वह एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन अगले ही सेकंड उसने पूरी ताकत से मेरे ऊपर लात चला दी। उसकी रफ्तार तेज थी, लेकिन मैं उससे भी तेज था। क्रैक! मैंने अपनी दाईं कलाई हल्का सा घुमाई। अगले ही पल उसकी कलाई टूट गई। संतुलन बिगड़ते ही वह जमीन पर जा गिरा। मैंने आगे बढ़कर उसकी छाती पर अपना पैर रख दिया। वह जमीन से हिल भी नहीं पाया। यह देखकर दूसरा बॉडीगार्ड मेरी तरफ झपटा और पूरी ताकत से मुक्का मारा। मैंने बिना पलक झपकाए अपना बायां हाथ उठाया और उसका मुक्का हवा में ही पकड़ लिया। ऐसा लगा मानो उसका मुक्का लोहे की दीवार से टकरा गया हो। क्रैक! उसके हाथ की सारी हड्डियां टूट गईं। वह दर्द से भयानक चीख मारकर वहीं बैठ गया। ईथन, बस करो, लड़ाई मत करो। मेरी माँ आखिरकार होश में आई और घबराकर मुझे रोकने दौड़ पड़ी। उधर जेसिका भी सदमे से बाहर आ चुकी थी। जैसे ही उसने मुझे और मेरी माँ को पहचाना, उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम अभी भी जिंदा हो। उसकी आवाज सुनते ही मैंने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। मेरे अंदर नफरत की लहरें उठने लगीं। अगर तुमने मुझे इसी तरह घूरना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकलवा दूंगी। लेकिन 5 साल पहले वाला ईथन काफी पहले मर चुका था। जेसिका ब्लेक, मैंने इस दिन का 5 साल तक इंतजार किया है। जेसिका का चेहरा पल भर में बदल गया। तो तुम क्या करने वाले हो? उसने डर छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुमने मुझे एक उंगली भी लगाई तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि इस बार तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। जेसिका की धमकियां सुनते ही मेरी माँ जैसे होश में आ गई और तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और घबराई हुई आवाज में बोली, ईथन, कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। हम लोग उससे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। माँ, चिंता मत करो, आज कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसने मेरे बॉडीगार्ड पर हमला किया है, जेसिका ने ठंडी आवाज में कहा। अब इससे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
उसे पूरा भरोसा था कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल करके वह मुझे दोबारा जेल भिजवा सकती है। उसकी बातें सुनते ही मेरी माँ के चेहरे पर डर और भी साफ दिखाई देने लगा। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि 5 साल पहले वाला कमज़ोर ईथन अब मर चुका है। अब मैं वो इंसान था जिससे पूरी दुनिया डरती थी। मेरी माँ कांपते हुए मेरे सामने इस तरह खड़ी हो गई हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद ढाल बन जाती है। मिस ब्लैक, मुझे माफ़ कर दीजिए, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। ईथन का ऐसा कोई इरादा नहीं था, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। जेसिका जोर से हंस पड़ी, मानो उसने दुनिया का सबसे मज़ेदार मजाक सुन लिया हो। 5 साल पहले तुम्हारे बेटे ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, तब भी तुम मेरे सामने घुटनों पर गिरकर उससे रहम की भीख मांग रही थी, और आज इसने मेरे बॉडीगार्ड को पीट दिया, मुझे घूर भी रहा है, फिर भी तुम चाहती हो कि मैं इसे माफ़ कर दूं? उसकी ये बातें सुनते ही मेरे चेहरे का रंग बर्फ जैसा ठंडा हो गया। ब्लैकरिड्ज प्रिजन में रहते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली पूरी साजिश की जांच की थी, लेकिन मुझे ये कभी पता नहीं चला कि मेरी माँ मेरे लिए जेसिका के सामने घुटनों पर भी गिरी थी। माँ, मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। तभी मैंने देखा मेरी माँ का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया और उनका शरीर लड़खड़ाने लगा। मैंने तुरंत उन्हें संभाल लिया। जेसिका ने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया। वह और भी ज्यादा घमंडी हो गई। गंदे परवर्त, अगर तुम्हारी माँ चाहती है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं तो तुम दोनों मेरे सामने घुटनों पर बैठो, अपने अपने गालों पर थप्पड़ मारो और मुझसे माफ़ी मांगो। साथ ही प्रॉमिस करो कि आज के बाद कभी मेरी नज़रों के सामने नहीं आओगे। शायद तब मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचूं। उसकी बात पूरी होते ही मैंने सिर्फ एक जवाब दिया, छटाक। एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। उसका चेहरा एक तरफ घूम गया और उसका गाल तुरंत लाल हो गया। वो फटी आंखों से मुझे घूरने लगी। ईथन! मेरी माँ सदमे में जम गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सच में जेसिका को थप्पड़ मार दूंगा, लेकिन जेसिका उससे भी ज्यादा हैरान थी। जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर पड़ गया हो, वैसे ही वह पूरी तरह बेकाबू हो गई। तो तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? छटाक! मैंने उसे दूसरा थप्पड़ भी मार दिया। इस बार वह सीधे जमीन पर जा गिरी। मैं उसके पास गया और अपना पैर उसके चेहरे पर रख दिया। फिर बर्फ जैसी ठंडी नजरों से उसे देखते हुए बोला, मेरी माँ से माफी मांगो। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मेरे शरीर से भयानक किलिंग इंटेंट फूट पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो खून से रंगी तलवार अभी अभी म्यान से बाहर निकली हो। आसपास मौजूद हर इंसान डर के मारे वहीं जम गया। जेसिका को पहली बार मौत बिल्कुल अपने सामने दिखाई देने लगी। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, गलती मेरी थी, प्लीज मुझे मत मारिए। मैंने बिना किसी दया के उसकी तरफ देखा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मेरी बात याद रखना, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। 5 साल पहले मुझे फंसाने वाले एक भी इंसान नहीं बचेगा। जेसिका का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। वह पागलों की तरह सिर हिलाने लगी। डर के मारे उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मैंने अपना पैर उसके चेहरे से हटाया। उसकी हालत ऐसी थी मानो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाएगी। मैंने एक हाथ से अपनी माँ को सहारा दिया और आराम से वहां से चल पड़ा। जेसिका का असिस्टेंट, मेकअप आर्टिस्ट और दोनों बॉडीगार्ड्स सब पत्थर की मूर्तियों की तरह वहीं खड़े रह गए। जब तक हम पूरी तरह नजर से ओझल नहीं हो गए, तब जाकर वे भागकर जेसिका के पास पहुंचा और उसे उठाया। उसकी हालत किसी ऐसे इंसान जैसी थी जो अभी अभी किसी भयानक नाइटमेयर से जागा हो। उसका चेहरा अब भी डर से सफेद पड़ा हुआ था। मिस ब्लेक, आप ठीक हैं? एक बॉडीगार्ड ने सावधानी से पूछा। जेसिका कुछ पल तक उसे खाली नजरों से देखती रही। फिर उसके सूजे हुए चेहरे का जलता हुआ दर्द उसे हकीकत में वापस ले आया। बेवकूफ! वह हिस्टीरिया में चीख पड़ी। मेरा चेहरा देखो और फिर पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूं या नहीं? तुम सब निकम्मे हो। मैं तुम्हें इतनी मोटी सैलरी देती हूँ और तुम लोग एक मामूली पवट तक को नहीं संभाल पाए। एक बॉडीगार्ड ने सिर झुका लिया। मिस ब्लेक, हम निकम्मे नहीं हैं। वो आदमी कोई इंसान नहीं, मॉन्स्टर है। मेरा मुक्का उसके हाथ से ऐसे टकराया जैसे लोहे की दीवार पर मार दिया हो। टकराते ही मेरे हाथ की सारी हड्डियां टूट गईं। जेसिका ने दांत भींच लिए। तो क्या हुआ अगर उसे लड़ना आता है? ये देश कानून से चलता है। मैं उसे पूरी जिंदगी जेल में सड़ने पर मजबूर कर दूंगी। वो दोबारा कभी खुली हवा नहीं देख पाएगा। उसे मेरी चेतावनी की जरा भी परवाह नहीं थी। उसके दिल में अब सिर्फ बदले की आग बची थी। उधर मैं अपनी माँ के साथ वहां से निकल चुका था। पीछे से जेसिका की चीखें सुनकर मेरी माँ का चेहरा फिर चिंता से भर गया। इथन, तुमने उसे मार दिया। अगर उसने पुलिस बुला ली तो हम क्या करेंगे? मैंने उनकी ठंडी और कांपती हुई हथेली कसकर पकड़ ली। 5 साल पहले जिस ईथन कार्टर को आप जानती थी, वो जेल जाते ही मर चुका था। जेसिका ब्लैक सिर्फ एक मोहरा थी। इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड रायन ब्रुक्स था। उसने ब्रुक्स फैमिली की ताकत का इस्तेमाल करके मुझे फंसाया। अब मैं जेसिका और रायन दोनों को दिखाऊंगा कि जिस पावर, मनी और कनेक्शंस पर उन्हें इतना घमंड है, वो मेरे सामने किसी मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं पहले उनका दिमाग तोड़ूंगा, फिर उन्हें ऐसी निराशा में धकेलूंगा जहां से निकलना नामुमकिन होगा। उधर जेसिका एयरपोर्ट की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंची। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और रायन को कॉल कर दिया। जैसे ही रायन ने कॉल उठाई, जेसिका फूट फूट कर रोने लगी। हनी, एयरपोर्ट पर मुझ पर हमला हो गया। क्या? फोन की दूसरी तरफ रायन गुस्से से दहाड़ उठा। किसकी इतनी हिम्मत हुई? वो ईथन कार्टर था, वही घटिया कमीना।
एयरपोर्ट से निकलते ही मेरी उससे मुलाकात हो गई। जेसिका का चेहरा नफरत से भर गया। ईथन जेल से बाहर आ गया? रायन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ये नामुमकिन है। वो डरपोक अभी अभी जेल से बाहर निकला है और उसने तुम पर हाथ उठा दिया? तुम्हारे साथ 2 बॉडीगार्ड्स थे, उन्होंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। लगता है ईथन ने जेल में लड़ना सीख लिया है। अब वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है। जेसिका ने दांत भींच लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे दोनों बॉडीगार्ड्स उसके सामने बिल्कुल बेबस थे। जब वो मुझे पीट रहा था तो उनमें से किसी की हिम्मत तक नहीं हुई कि मुझे बचा सके। सब बस खड़े होकर तमाशा देखते रहे। मैं गुस्से से पागल हो रही हूँ। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? रायन ने चिंता भरे लहजे में पूछा। उस कमीने ने मुझे 2 थप्पड़ मारे। मेरे बाल पकड़कर मेरा चेहरा जमीन पर घसीटा और अपनी बेकार बूढ़ी माँ के सामने मुझे घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया। जेसिका रोते हुए बोली। माथे के घाव से उठ रहे दर्द की वजह से उसका चेहरा बार बार सिकुड़ रहा था। मेरा चेहरा सूज चुका है और मेरे माथे से अब भी खून निकल रहा है। तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। मैं चाहती हूँ कि उसे सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़े। मैंने तो उस पर पहले ही बहुत बड़ा एहसान किया था, उसे जेल में जिंदा रहने दिया, और अब जेल से निकलते ही उसकी हिम्मत हो गई कि तुम पर हाथ उठा दे। रायन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसने किससे दुश्मनी मोल ली है। उसे मरने का बहुत शौक है। मैं अभी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच रहा हूँ। मैं उसकी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। उधर एयरपोर्ट के वीआईपी एग्जिट के बाहर 3 लोग किसी का इंतजार कर रहे थे। मिस कार्टर, क्या वो जू फैमिली है? मिया वॉकर ने धीरे से पूछा। जू फैमिली कभी पूरे जांगनन प्रोविंस की सबसे अमीर और सबसे ताकतवर फैमिली हुआ करती थी, लेकिन 10 साल पहले आई एक बड़ी त्रासदी ने उनकी नींव हिला दी थी। फिर भी आज तक कोई उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करता था। पूरे प्रोविंस में उनका दबदबा अब भी कायम था। एमा ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, उसका रिवर साइड आना पूरी तरह अचानक तय हुआ था। उसने अपने आने की खबर किसी को नहीं दी थी। 1 मिनट बाद वह टर्मिनल से बाहर निकली। बाहर खड़े बुजुर्ग को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रैंडपाजू। एम्मा, तुम रिवरसाइड कैसे? थोड़ा बिजनेस था, एम्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जिसे लेने के लिए आप खुद एयरपोर्ट आए हैं? ग्रैंडपाजू रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, मैं एक यंग फ्रेंड को लेने आया हूँ, इथन कार्टर। एम्मा मुस्कुरा उठी। ग्रैंडपाजू की आंखें फैल गईं। तुम्हें कैसे पता? वो मेरे प्राइवेट जेट से यहाँ आया है। अच्छा, अब ग्रैंडपाजू को सब समझ आ गया। उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत मान लिया कि एमा और ईथन का रिश्ता बहुत खास है। एमा, सच बताऊं तो वो लड़का मेरा लाइफ सेवर है। ब्लैक रिज प्रिजन में उसी ने मेरी जान बचाई थी। उनके पीछे खड़े जू फैमिली के मौजूदा मुखिया डैनियल जू और यंग मास्टर लूकास जू दोनों हैरान रह गए। उन्हें पहले से पता था कि ईथन कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एमा कार्टर खुद उसे जेल से लेने जाएगी और अपने प्राइवेट जेट में बैठाकर रिवर साइड लाएगी। जू फैमिली के सुनहरे दौर में भी ग्रैंडपा जू के अलावा किसी और को कार्टर फैमिली से ऐसा सम्मान कभी नहीं मिला था। एमा, ग्रैंडपा जू ने पूछा, अगर ईथन तुम्हारे जेट से आया था तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया? एमा मुस्कुराई। वो अपनी माँ से जल्दी मिलना चाहता था, इसलिए वीआईपी एग्जिट की बजाय वो पहले ही नॉर्मल एग्जिट से निकल गया। ग्रैंडपा जू ने अपने माथे पर हाथ मार लिया। लगता है मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ। मैं तो सिर्फ वीआईपी एग्जिट पर ही खड़ा रहा। धन्यवाद एम्मा, अब मुझे चलना होगा। इतना कहकर वो डैनियल और लुकास को लेकर तुरंत वहां से निकल गए। उसी शाम मैं और मेरी माँ आखिरकार घर पहुंच गए। हमारा घर रिवरसाइड के बाहरी इलाके में था। नीचे पहली मंजिल पर एक छोटा सा मेडिकल क्लिनिक था और ऊपर हम रहते थे। मैं नहाने ही वाला था कि तभी एक काली वैन आकर क्लिनिक के सामने रुकी। वैन के अंदर जेसिका रायन को दोबारा कॉल करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले एसयूवीज का एक लंबा काफिला वहां आकर रुक गया। रायन ब्रुक्स बाहर उतरा। उसके पीछे 30 से भी ज्यादा हट्टे कट्टे आदमी थे। सबके हाथों में बेसबॉल बैट्स और स्टील पाइप्स थीं। हनी! जेसिका भागकर रायन के गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आखिर तुम आ गए। ईथन ने मेरी ये हालत कर दी। रायन ने उसका सूझा हुआ चेहरा देखा और उसका गुस्सा फट पड़ा। मेरी जान, उसने हाथ घुमाकर आदेश दिया, क्लिनिक का दरवाजा तोड़ दो। आज ईथन कार्टर इसकी कीमत चुकाएगा। जी यंग मास्टर ब्रुक्स। गैंग लीडर ने तुरंत अपने आदमी के हाथ से बेसबॉल बैट छीना। धड़ाम! एक ही वार में क्लिनिक का शीशे का दरवाजा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। सब कुछ तोड़ दो, फिर उस कमीने को घसीट कर बाहर लाओ। अगर वो विरोध करे तो उसके शरीर की एक एक हड्डी तोड़ देना। समझ गए यंग मास्टर? सारे गुंडे 2 हिस्सों में बढ़ गए। एक टोली क्लिनिक के अंदर घुस गई और जो भी सामने आया उसे तोड़ना शुरू कर दिया। बाकी लोगों को लेकर गैंग लीडर ऊपर मेरी तरफ बढ़ गया। जैसे ही वे सीढ़ियों तक पहुंचे, उन्होंने मुझे आराम से सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा। एक पल के लिए सभी वहीं रुक गए। तो इथन अब खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने लगा है। आ जा, देखते हैं आज कितनों को गिरा पाता है। बाहर खड़ा रायन चिल्लाया, अगर समझदार है तो चुपचाप नीचे आकर मर जा। कम से कम हमारा समय तो बचेगा। इसकी दोनों टांगें तोड़ दो और जेसिका के सामने घुटनों पर झुकाकर माफी मंगवाओ। गैंग लीडर ने सिर हिलाया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, असल में मैं तो पहले अपनी माँ के साथ आराम से खाना खाने वाला था, फिर तुम सबसे हिसाब चुकता करता। लेकिन जब तुम खुद मौत ढूंढते हुए मेरे घर आ ही गए हो तो मेरा काम और आसान हो गया। मेरे चेहरे पर ठंडी मुस्कान फैल गई। अगले ही पल
मैं भूत की तरह अपनी जगह से गायब हो गया और पलक झपकते ही गैंग लीडर के ठीक सामने पहुंच गया। अब तुम लोगों को ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा हाथ बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और सीधे उसकी गर्दन पकड़ ली। क्या ये कैसे हो सकता है? गैंग लीडर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो शहर के सबसे खतरनाक गुंडों में गिना जाता था, अपनी ताकत के लिए मशहूर था, लेकिन ईथन के सामने उसे प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला। उसका शरीर बहुत बड़ा और ताकतवर था, फिर भी गैंग लीडर जरा सा भी विरोध नहीं कर पाया। मैंने सिर्फ एक हाथ से उसे पूरी तरह हवा में उठा लिया। उसका वजन 200 पाउंड से भी ज्यादा था। बॉस! पीछे खड़े सारे गुंडे गुस्से और हैरानी से चिल्ला उठे, लेकिन गैंग लीडर के चेहरे से सारा घमंड गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ डर बचा था। उसने घबराकर अपने आदमियों की तरफ हाथ हिलाया। कोई भी आगे मत आना। मेरे शरीर से निकल रही भयानक किलिंग इंटेंट उसे ऐसा महसूस करा रही थी मानो वह सीधे नरक के किसी राक्षस के सामने खड़ा हो। उसका पूरा शरीर डर से जम चुका था। उधर नीचे का शोर सुनकर मेरी माँ भी सीढ़ियों तक आ गई। जैसे ही उन्होंने नीचे का नजारा देखा, उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। ईथन! मैंने मुड़कर उन्हें मुस्कुराते हुए दिलासा दिया। चिंता मत करो माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसी समय रायन ब्रुक्स भी अपने होश में वापस आ गया। तुम लोगों की संख्या 30 है और तुम सब एक अकेले आदमी से डर रहे हो। सब एक साथ हमला करो, मार मार कर इसे खत्म कर दो। अगर कोई मुसीबत आई तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। रायन का आदेश सुनते ही गैंग लीडर ने दांत भींच लिए। उसने कमर से छिपा हुआ डैगर निकाला और मौका देखकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही मैंने उसे छोड़ दिया और अगले ही पल पूरी ताकत से उसकी छाती पर लात मारी। धड़ाम! वह कई मीटर दूर उड़कर जा गिरा। उसी समय मैं सीढ़ियों से छलांग लगाकर नीचे उतरा। पूरा क्लिनिक भारी धमाकों की आवाज से गूंज उठा। एक एक करके सारे गुंडे तूफान में उड़ती घास की तरह जमीन पर गिरने लगे। 30 सेकंड भी नहीं बीते थे और अब रायन ब्रुक्स और जेसिका ब्लेक के अलावा वहां कोई भी खड़ा नहीं बचा था। दोनों मुझे अविश्वास से घूर रहे थे। ये आदमी है भी या नहीं? डर के मारे उनके शरीर कांपने लगे। अब तुम दोनों की बारी है। मैं बर्फ जैसी ठंडी नजरों से उन्हें देखते हुए उनकी तरफ बढ़ा। ईथन, मानता हूं मैंने कभी नहीं सोचा था कि 5 साल जेल में रहने के बाद तुम इतने ताकतवर हो जाओगे। रायन अंदर से बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन उसने खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश की। उसे अब भी अपने पावर, मनी और कनेक्शंस पर पूरा भरोसा था। तो क्या हुआ अगर तुम्हें लड़ना आता है? इस दुनिया में असली ताकत पावर, मनी और कनेक्शंस की होती है। 5 साल पहले मैंने सच को झूठ में बदलकर तुम्हें जेल भिजवा दिया था और आज सिर्फ एक फोन कॉल तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए फिर से जेल भेजने के लिए काफी है। जब उसने देखा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा तो उसका आत्मविश्वास फिर लौट आया। अपनी माँ को लेकर हमारे सामने घुटनों पर बैठ जाओ, सिर झुकाकर माफी मांगो, जेसिका के इलाज का पूरा खर्चा भरो। अगर ऐसा करोगे तो पुराने स्कूल फ्रेंडशिप की खातिर शायद मैं तुम्हारी घटिया जान बख्श दूं। मैं बिना कुछ बोले धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, फिर अपना एक हाथ उसके सिर पर रख दिया। रायन का पूरा शरीर अकड़ गया। उसकी आंखों में फिर से डर लौट आया। फिर भी उसने दांत भींचते हुए मुझे धमकाना जारी रखा। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो याद रखना, मेरे पिता रिचर्ड ब्रुक्स हैं और मेरे चाचा रिवरसाइड पुलिस के डिप्टी चीफ हैं। अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ अपना हाथ नीचे दबाया। धड़ाम! रायन जबरदस्ती घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके दोनों घुटने जोर से टाइल्स से टकराए। वह दर्द से चीख उठा। बेइज्जती और गुस्से से उसका चेहरा टेढ़ा हो गया। उसने पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे ऐसा लग रहा था मानो पूरा पहाड़ उसके ऊपर रख दिया गया हो। वो 1 इंच भी नहीं हिल पाया। जेसिका डर के मारे चीख उठी। वह लड़खड़ाती हुई पीछे हटती गई जब तक उसकी पीठ दीवार से नहीं टकरा गई। अब उसमें एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। उसी समय क्लिनिक के बाहर एक काली मेबच आकर रुकी। उसकी नंबर प्लेट के सभी अंक एक जैसे थे। उसमें से एक बुजुर्ग अकेले बाहर उतरे। वो थे ग्रैंडपा जू, यंग मास्टर। मैं अपने बेटे और पोते को लेकर एयरपोर्ट आपको लेने गया था, लेकिन जब आप नहीं मिले तो मैं सीधे यहाँ आ गया। उन्होंने सम्मान से मेरे सामने झुककर अभिवादन किया। बात करते करते उनकी नज़र टूटी फूटी क्लिनिक पर गई। एक ही पल में उन्हें पूरी बात समझ आ गई। मैं बाद में आपसे संपर्क करने वाला था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आप खुद मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे। असल में रिवरसाइड में ब्रुक्स फैमिली को खत्म करने के लिए मेरे पास 2 तरीके थे। मैंने अभी तक तय नहीं किया था कि कौन सा इस्तेमाल करूं, लेकिन अब जब ग्रैंडपा जू खुद मेरे पास आ गए थे तो मैंने ये मौका जू फैमिली को देने का फैसला कर लिया। धन्यवाद यंग मास्टर। ग्रैंडपा जू तुरंत मेरी बात समझ गए। उनका दिल खुशी से भर गया। उसी समय उन्होंने देखा रायन चुपके से अपना फोन निकाल रहा था। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि वह क्या करने वाला है। उन्होंने शांत स्वर में रायन की तरफ देखा। यंग मैन, फोन करो, अपने परिवार से कहो कि तुम्हें बचाने के लिए जितने कनेक्शंस हैं सबका इस्तेमाल कर लें। रायन हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया ये बूढ़ा आखिर है कौन और इतने आराम से उसे अपने परिवार को बुलाने के लिए क्यों कह रहा है। ग्रैंडपा जू बिना कुछ बोले वहीं खड़े रहे। फिर वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। उन्होंने ऊपर खड़ी चिंतित सारा कार्टर की तरफ देखा और सम्मान से बोले, मिसेस कार्टर नमस्ते। मैं ब्लैक रिज प्रिजन में मिस्टर ईथन कार्टर का सेलमेट था। कृपया चिंता मत कीजिए। आज रात यंग मास्टर की सारी परेशानी मैं संभाल लूंगा। सारा ने अनजाने में सिर हिला दिया।
उनके दिल की घबराहट थोड़ी कम हो गई। ग्रैंडपा जू की मौजूदगी ही अलग थी। उन्हें देखकर साफ पता चलता था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। शायद ऐसा इंसान सच में ईथन की रक्षा कर सकता था। उधर जब रायन ने सुना कि ग्रैंडपा जू मेरे सेलमेट रह चुके हैं तो उसका आत्मविश्वास फिर लौट आया। उसने बिना देर किए अपने पिता को फोन मिला दिया। डैड, जेसिका और मुझ पर हमला हुआ है। क्या तुम दोनों ठीक तो हो? रिचर्ड ब्रुक्स ने तुरंत पूछा। वो इथन कार्टर था, वही कमीना जिसे हमने 5 साल पहले जेल भिजवाया था। उसने एयरपोर्ट पर जेसिका पर हमला किया और उसे उसकी माँ के सामने घुटनों पर झुका दिया। मैं इतने सारे आदमी लेकर उसे सबक सिखाने आया था, लेकिन उसने सबको अकेले ही पीट दिया। लगता है जेल में उसने लड़ना सीख लिया है। यहाँ एक बूढ़ा भी है जो खुद को उसका पुराना सेलमेट बता रहा है। वो इतना घमंडी है कि कह रहा है अगर ब्रुक्स फैमिली मुझे बचाना चाहती है तो अपने सारे कनेक्शंस इस्तेमाल कर ले। रायन ने जानबूझकर पूरी बात बढ़ा चढ़ाकर बताई। फोन उस बूढ़े को दो, रिचर्ड ने ठंडी आवाज में कहा। 5 साल पहले की यादें उसके दिमाग में घूम गईं। तब ईथन एक डरा हुआ बेबस लड़का था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतना बदल चुका है। रायन ने फोन ग्रैंडपा जू की तरफ बढ़ाया। मेरे पिता आपसे बात करना चाहते हैं। ग्रैंडपा जू ने फोन की तरफ देखा तक नहीं। वो इस लायक नहीं है। उनकी आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी। रायन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को नीचा दिखाने की? उसने तुरंत स्पीकर ऑन कर दिया। पूरे क्लिनिक में रिचर्ड की गुस्से भरी आवाज गूंज उठी। सुन लो, अगर मेरे पहुंचने से पहले मेरे बेटे के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तो तुम में से कोई भी और तुम्हारे परिवार रिवर साइड में कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। जब ग्रैंडपा जू और मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो रायन को लगा हम डर गए हैं। वह मुस्कुराया और धीरे धीरे उठने लगा। क्या हुआ? अब सारी अकड़ निकल गई? डर के मारे बोलती बंद हो गई? मुझे खोलो, फिर घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। शायद मैं तुम पर रहम कर दूं। मैंने ठंडी आवाज में उसकी बात काट दी। तुम्हारे पिता के आने से पहले अगर दोबारा खड़े होने की कोशिश की तो तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। फिर मैंने जेसिका की तरफ देखा। तुम भी घुटनों पर ही रहो। रायन ने दांत भींच लिए। इस बार उसकी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा मेरी बात काट सके। वह नफरत से मुझे घूरते हुए फिर से घुटनों पर बैठ गया। जेसिका ने भी मजबूरी में उसका साथ दिया। अंदर ही अंदर वो बस यही दुआ कर रही थी कि रिचर्ड ब्रुक्स जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इथन कार्टर मेरे पति के परिवार के पास अरबों डॉलर की संपत्ति है। उसके चाचा रिवरसाइड पुलिस के डिप्टी चीफ हैं। जैसे ही मेरे ससुर यहाँ पहुंचेंगे तुम सबकी मौत तय है। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जबकि ग्रैंडपा जू उसे ऐसे देख रहे थे मानो वह पहले से ही मरी हुई हो। 40 मिनट बाद 3 ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड्स के साथ रिचर्ड ब्रुक्स तेजी से क्लिनिक की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वह पास पहुंचा उसकी नजर बाहर खड़ी काली मेबच पर पड़ी। वह वहीं रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसे मेबच देखकर झटका नहीं लगा था, बल्कि उसकी नंबर प्लेट देखकर। 5 अंक एक जैसे थे। उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई। उसने खुद को शांत किया और मुस्कुराते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसी समय पीछे की विंडो धीरे धीरे नीचे हुई। अंदर डैनियल जू और लुकास जू बैठे थे। रिचर्ड का चेहरा तुरंत बदल गया। मिस्टर जू, यंग मास्टर जू, आप लोग यहाँ? उसने सम्मान से अभिवादन किया, लेकिन उसके दिल की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। लुकास ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। रिचर्ड ब्रुक्स, तुम्हारे बेटे ने मेरे दादाजी को बूढ़ा खूसट कहा और यह भी कहा कि जू फैमिली अब रिवरसाइड में चैन से नहीं रह पाएगी। ये सुनते ही रिचर्ड का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसका दिल जैसे बैठ गया। कैसे? ग्रैंडपा जू ईथन कार्टर के सेलमेट कैसे हो सकते हैं? उसे आखिरकार एहसास हो गया कि ब्रुक्स फैमिली ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने ऐसे इंसान को नाराज कर दिया जिसे कभी नाराज नहीं करना चाहिए था। वो कुछ बोल पाता उससे पहले डैनियल जू ठंडी आवाज में बोला, रिचर्ड, मेरे पिता अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, या फिर क्या तुम चाहते हो कि वो खुद बाहर आकर तुम्हें अंदर बुलाए? रिचर्ड का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। नहीं, मेरी ऐसी हिम्मत नहीं है। मैं अभी अंदर जाता हूँ। माथे का ठंडा पसीना तक पहुंचे बिना वह भागता हुआ क्लिनिक के अंदर गया। डैड! रायन उसे देखते ही खुशी से चिल्लाया। आप आखिरकार आ गए। मेडिकल क्लिनिक के अंदर लगातार घुटनों पर बैठे रहने की वजह से रायन ब्रुक्स के पैरों ने जवाब दे दिया था। वह अब भी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया था कि गुस्से से भरे रिचर्ड ब्रुक्स उसके पास पहुंचे और पूरी ताकत से उसकी छाती पर लात मार दी। धड़ाम! रायन बिल्कुल तैयार नहीं था। वह कई कदम पीछे उड़कर दीवार से जा टकराया। उसके सिर का पिछला हिस्सा जोर से दीवार से टकराया। डैड, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? वह हैरानी से चिल्लाया। निकम्मे! रिचर्ड गुस्से से दहाड़े। पूरे रिवर साइड में तुम्हें दुश्मनी करने के लिए जू फैमिली ही मिली थी। क्या तुम पूरे ब्रुक्स फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो? डैड, आप क्या कह रहे हैं? रायन अपना सिर पकड़कर बोला। वह अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। शुरुआत ईथन ने की थी। उसी ने हम पर हमला किया और हमें घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर किया। उसी समय जेसिका ब्लेक भी किसी तरह उठकर खड़ी हो गई। रायन की तरह उसे भी अभी तक हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। वह खुद को बचाने के लिए बोलने ही वाली थी। छटाक! रिचर्ड ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही जोरदार थप्पड़ मार दिया। चुप रहो, तुम मनहूस औरत! तुम्हारी वजह से आज हमारा पूरा परिवार बर्बाद होने वाला है। रायन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी। वह बार बार डरते हुए ग्रैंडपा जू की तरफ देख रहे थे। उसी पल रायन को सब समझ आ गया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अब उसमें एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं बची। ग्रैंडपा जू ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली।
नाटक खत्म हो गया? बस इतना सा सवाल सुनते ही रिचर्ड का शरीर कांप उठा। अगले ही पल धड़म, वह सीधे घुटनों के बल गिर पड़े। फिर बार बार ग्रैंडपा जू और मेरे सामने सिर झुकाकर माफी मांगने लगे। ग्रैंडपा जू, मिस्टर कार्टर, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सारी गलती मेरी है। मैं अपने बेटे को सही संस्कार नहीं दे पाया। मैं अंधा था। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ब्रुक्स फैमिली को बख्श दीजिए। ग्रैंडपा जू ठंडी हंसी हंसे। माफी मांगने की बड़ी जल्दी है तुम्हें, लेकिन फोन पर तो तुम्हारी आवाज में बहुत हिम्मत थी। तुमने यंग मास्टर और मुझे दोनों को धमकी दी थी। कहा था कि हमारे परिवार रिवरसाइड में चैन से नहीं रह पाएंगे। रिचर्ड के चेहरे से खून का एक एक कतरा उतर गया। डर के मारे उसने खुद ही अपने गालों पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मुझसे गलती हो गई। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। वह रुका तक नहीं, बार बार अपना माथा जमीन पर मारता रहा जब तक उसके माथे से खून बहना शुरू नहीं हो गया। रायन और जेसिका दोनों अविश्वास से ये सब देख रहे थे। रिवरसाइड में जू नाम वाले लोग बहुत थे, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही फैमिली कर सकती थी जो रिचर्ड ब्रुक्स को इस हालत में पहुंचा दे। लेजेंडरी जू फैमिली। ग्रैंडपा जू मेरी तरफ मुड़े। यंग मास्टर, बाकी सब मैं संभाल लूं? मैंने हल्के से सिर हिला दिया। करिए, लेकिन मेरा सिर्फ एक नियम है। अगर मैं किसी को कुचलने का फैसला करूं तो उसे पूरी तरह खत्म करता हूं। मैं कभी किसी दुश्मन को दोबारा उठने का मौका नहीं देता। ये सुनते ही रिचर्ड की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वह घुटनों के बल रेंगता हुआ मेरी तरफ आया। मिस्टर कार्टर, मेरे निकम्मे बेटे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। आपका मेडिकल क्लिनिक टूट गया, मैं उसका मुआवजा दूंगा। $100 मिलियन नहीं, आप जितनी रकम कहेंगे मैं उतनी दूंगा। बस ब्रुक्स फैमिली को छोड़ दीजिए। हम हर कीमत देने को तैयार हैं। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ग्रैंडपा जू ने तुरंत अपना फोन निकाल लिया। उन्होंने सबसे पहले अपने एक पुराने स्टूडेंट को फोन किया। पिछले 10 सालों में वह प्रोविंस के सबसे ताकतवर अधिकारियों में से एक बन चुका था। ग्रैंडपा जू ने उसे बताया कि रायन ब्रुक्स ने हथियारबंद गुंडे भेजकर एक मेडिकल क्लिनिक में तोड़फोड़ करवाई है। बिना एक पल गंवाए उस अधिकारी ने कहा कि पुलिस इस मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। पहली कॉल खत्म होते ही ग्रैंडपा जू ने दूसरी कॉल मिलाई। इस बार उन्होंने ब्रुक्स ग्रुप के खिलाफ बड़े पैमाने पर टैक्स फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड और फ्रॉडुलेंट बैंक लोन्स की शिकायत दर्ज करवाई। फोन के दूसरी तरफ मौजूद अधिकारी ने तुरंत फाइनेंशियल क्राइम ब्यूरो को जांच शुरू करने का आदेश देने का वादा किया। अगर आरोप सही निकले तो ब्रुक्स फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद ग्रैंडपा जू ने तीसरी कॉल की। इस बार उन्होंने बाहर मेबच में बैठे डेनियल जू को फोन लगाया। जैसे ही क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो, जू ग्रुप के सारे रिसोर्सेज एक्टिवेट कर दो। ब्रुक्स फैमिली के हर बिजनेस का बॉयकॉट करो। हर मार्केट में उन्हें कुचल दो। मैं चाहता हूं कि उनका पूरा बिजनेस दिवालिया हो जाए। तीसरी कॉल खत्म होते ही रिचर्ड ब्रुक्स वहीं जमीन पर बैठ गए। उनके पैरों में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। वो सबसे अच्छी तरह जानते थे कि इन 3 कॉल्स के पीछे कितनी भयानक ताकत छिपी हुई है। ये 3 कॉल्स ही ब्रुक्स फैमिली को हमेशा के लिए रिवरसाइड से मिटाने के लिए काफी थी। निराशा से भरे रिचर्ड ने मेरी तरफ देखा। अब उन्हें मैं ही आखिरी उम्मीद दिखाई दे रहा था। वह रायन और जेसिका की तरफ मुड़े और गुस्से से दहाड़े, तुम दोनों निकम्मो, अब भी क्या खड़े हो? जल्दी यहाँ आओ। मिस्टर कार्टर के सामने घुटनों पर बैठो। उनसे माफी मांगो। पिता की धाड़ सुनते ही रायन एक पल भी नहीं रुका। वह दौड़कर मेरे पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मिस्टर कार्टर, मुझसे गलती हो गई। मैं अंधा था। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। रायन को भीख मांगते देखकर जेसिका की आखिरी हिम्मत भी टूट गई। वह भी घुटनों के बल बैठ गई। मिस्टर कार्टर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे आपको कभी फंसाना नहीं चाहिए था। मुझे आप पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए था और आपके साथ वैसा व्यवहार भी नहीं करना चाहिए था। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। रायन और जेसिका दोनों की दयनीय हालत और उनकी रो रो कर की जा रही माफी मेरे चेहरे पर जरा सा भी असर नहीं डाल सकी। मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। मैं सीधे ग्रैंडपा जू की तरफ मुड़ा। 5 साल पहले इन दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया था और जेल भिजवा दिया था। उस साजिश में शामिल हर एक इंसान बिना किसी अपवाद के अपनी सजा जरूर पाएगा। ग्रैंडपा जू ने सम्मान से सिर झुका दिया। निश्चिंत रहिए यंग मास्टर, मैंने 5 साल पहले की पूरी घटना की अच्छी तरह जांच कर ली है। मैं वादा करता हूँ उस साजिश में शामिल एक एक इंसान आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे होगा। जैसे ही उन्होंने ये बातें सुनी, रायन ब्रुक्स और जेसिका ब्लेक की टांगों से जैसे जान निकल गई। दोनों मरे हुए कुत्तों की तरह जमीन पर गिर पड़े। अब तक उन्होंने ईथन की चेतावनियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। उन्हें हमेशा अपने मनी पावर और कनेक्शंस पर घमंड था। बार बार कहते थे कि वो मुझे दोबारा जेल भिजवा देंगे, लेकिन पलक झपकते ही ग्रैंडपा जू ने सिर्फ अपने प्रभाव से पूरे ब्रुक्स फैमिली को बिना लड़ने का मौका दिए ही बर्बाद कर दिया। ग्रैंडपा जू मुस्कुराए। यंग मास्टर, आप ऊपर जाकर आराम कीजिए। नीचे का बाकी काम मैं खत्म करके आपसे मिलता हूँ। मैंने हल्के से सिर हिलाया, फिर ऊपर चला गया। अपनी चिंतित माँ को देखकर मैं मुस्कुराया। माँ, चलो खाना खाते हैं। सैरा अब भी पूरी तरह उलझन में थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी नीचे क्या हुआ। फिर भी वो चुपचाप मेरे साथ डाइनिंग रूम में आ गई। ईथन, हम सच में खाना खाने जा रहे हैं जबकि वो नीचे सब कुछ संभाल रहे हैं? क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? उन्होंने झिझकते हुए पूछा। मैं मुस्कुराया। माँ, उन्होंने खुद ये जिम्मेदारी ली है।
उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। चिंता मत करो, पहले खाना खाते हैं। कुछ पल चुप रहने के बाद माँ ने आखिर वो सवाल पूछ ही लिया जो उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। ईथन, ग्रैंडपा जू तुम्हारी इतनी इज्जत क्यों करते हैं? भले ही उनके पास सिर्फ एक छोटा सा मेडिकल क्लिनिक था, लेकिन वो जो फैमिली की ताकत अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि सिर्फ 3 फोन कॉल से पूरा ब्रॉक्स फैमिली खत्म हो गया। ऐसा इंसान जो कुछ शब्दों में किसी पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता था। मैंने मुस्कुराकर कहा, जेल में रहते हुए मैंने एक बार ग्रैंडपा जू की मदद की थी, वो बस उसी एहसान का बदला चुका रहे हैं। सारा ने हल्की सांस छोड़ी। एहसान का बदला भी एक हद तक ही होता है, आगे से थोड़ा संभल कर रहना, इतनी आसानी से दुश्मन मत बनाना। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। मुझे अच्छी तरह पता था कि ग्रैंडपा जू आज सिर्फ एहसान चुकाने नहीं आए थे। उनका एक और मकसद था, उन्हें मेरी ताकत चाहिए थी ताकि जू फैमिली दोबारा सबसे ऊपर पहुंच सके। करीब 30 मिनट बाद रिवरसाइड पुलिस के चीफ खुद कई ऑफिसर्स के साथ क्लिनिक पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले ग्रैंडपा जू को सम्मान से नमस्ते किया, फिर रिचर्ड ब्रुक्स, रायन ब्रुक्स और इस मामले में शामिल हर इंसान को गिरफ्तार कर लिया। पूरी कार्रवाई हैरान कर देने वाली तेजी से पूरी हुई। उसी समय एक प्रोफेशनल क्लीनिंग टीम भी वहां पहुंच गई। उन्होंने टूटे हुए क्लिनिक की पूरी सफाई की, टूटा हुआ मेन डोर बदल दिया और हर चीज को पहले जैसा बना दिया। जब तक उनका काम खत्म हुआ करीब 1 घंटा बीत चुका था। ग्रैंडपा जू ऊपर आए तो मेरी माँ तुरंत खड़ी हो गई। मिस्टर जू, आज आपने हमारे लिए जो कुछ किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रैंडपा जू मुस्कुराए। मिसेस कार्टर, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। यंग मास्टर, सारा काम पूरा हो गया है। जो भी इसमें शामिल था उसे कानून के हिसाब से सजा मिलेगी और ब्रुक्स फैमिली अब कभी आपको परेशान नहीं करेगी। मैंने संतोष से सिर हिलाया। बहुत अच्छा काम किया ग्रैंडपा जू। आइए हमारे साथ बैठकर डम्पलिंग्स खाइए। आपने कहा था आपका बेटा और पोता भी साथ आए हैं, उन्हें भी ऊपर बुला लीजिए। मेरी माँ के बनाए डम्पलिंग्स बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ग्रैंडपा जू की आंखें चमक उठी। धन्यवाद यंग मास्टर, उनके लिए ये बहुत बड़ा सम्मान होगा। वो अच्छी तरह समझ गए थे कि मेरे इस निमंत्रण का क्या मतलब है। आज की उनकी मेहनत बेकार नहीं गई थी। इसका मतलब था कि जो फैमिली को मेरी शुरुआती स्वीकृति मिल चुकी थी, आधे घंटे बाद जो फैमिली के तीनों सदस्य खाना खाकर चले गए, उनके जाने के बाद माँ फिर मेरी तरफ देखने लगी। ईथन, मान लिया कि तुमने जेल में ग्रैंडपा जू की जान बचाई थी, लेकिन जू फैमिली पहले ही हमारी इतनी मदद कर चुकी है। अब वो मुझे नौकरी और रहने की जगह भी दे रहे हैं। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? मैं मुस्कुरा दिया। जब ग्रैंडपा जू खुद इतनी खुशी से ये सब कर रहे हैं तो हमें मना करने की कोई जरूरत नहीं है। जू फैमिली के लिए ये सब बहुत छोटी बात है। खाना खाते समय ग्रैंडपा जू ने बताया था कि हमारा पूरा इलाका जल्द ही रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आने वाला है, यानी हमारा मेडिकल क्लिनिक जल्द ही तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने माँ को 2 विकल्प दिए। पहला, जो ग्रुप के प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी, वहां वो अपनी पसंद का कोई भी डिपार्टमेंट और पोजीशन चुन सकती थी। दूसरा, जो फैमिली उनके लिए बिल्कुल नया मेडिकल क्लिनिक बनवाएगी। शुरू में माँ तुरंत मना करना चाहती थी, लेकिन उनके बोलने से पहले ही मैंने उनकी तरफ से पहला विकल्प चुन लिया। मैं जानता था कि माँ को डॉक्टर होना कितना पसंद है। जब वो जवान थीं तब दूर दराज के पहाड़ी गांवों में जाकर लोगों का मुफ्त इलाज करती थीं। अपना क्लिनिक चलाने से कहीं बेहतर था कि वो एक मॉडर्न हॉस्पिटल में आराम से काम करें। अब उन्हें आसान जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए। मैंने देखा माँ फिर कुछ कहने वाली हैं, इसलिए मैंने तुरंत बात बदल दी। माँ, कल हमें आंट सोफिया से मिलने चलना चाहिए। मेरे एक्सीडेंट के बाद उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया, कम से कम उसके लिए उन्हें धन्यवाद तो कहना ही चाहिए। माँ कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, ईथन, एक बात है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। अब समय आ गया है कि तुम्हें सब पता चल जाए। मैं एक पल के लिए रुक गया। क्या ये मेरे पिता से जुड़ी बात है? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ब्लैकरिड्ज प्रिजन में रहते हुए मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स इस्तेमाल कर सकता था, सबके जरिए अपने पिता के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती थी। माँ ने सिर हिलाया। नहीं, ये बात आंट सोफिया से जुड़ी है। मैंने सिर हिलाया। मैं सुन रहा हूँ। माँ धीरे धीरे बोलने लगी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि सोफिया और मैं कॉलेज क्लासमेट्स थी। ग्रेजुएशन से पहले उनकी माँ बहुत बीमार हो गई थी। इलाज के लिए उन्हें ईस्टपोर्ट जाना पड़ा। मैंने उनके लिए एक बहुत अच्छे डॉक्टर का इंतजाम किया और उनकी माँ पूरी तरह ठीक हो गई। वो मेरी बहुत आभारी थी। इसीलिए हम दोनों ने एक प्रॉमिस किया। कैसा प्रॉमिस? मैंने उत्सुकता से पूछा। हमने तय किया कि अगर भविष्य में हम दोनों के बच्चे अपोजिट जेंडर के हुए तो उनकी शादी आपस में कर देंगे। यानी तुम्हारी और हैना कार्टर की सगाई बचपन में ही तय हो चुकी थी। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तक तुम्हारे पिता जा चुके थे। मैंने सोफिया से ये रिश्ता खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन सोफिया बहुत लॉयल्टी निभाने वाली इंसान है। उन्होंने साफ मना कर दिया। माँ ने धीरे से सांस ली। फिर हमने तय किया कि तुम दोनों के बड़े होने तक ये बात किसी को नहीं बताएंगे। जब तुम दोनों एडल्ट हो जाओगे तब बताएंगे। लेकिन 5 साल पहले सब कुछ बदल गया। हैना का एडमिशन अब दुनिया के सबसे बड़े फैशन स्कूल्स में से एक लंदन कॉलेज ऑफ फैशन में हो गया। इंटर्नशिप के दौरान वो अरमानी के चीफ डिजाइनर की असिस्टेंट भी रही। ग्रेजुएशन के बाद वो रिवरसाइड वापस आई और अपनी खुद की फैशन कंपनी शुरू कर दी। माँ की आवाज में अपराध बोध साफ था। सच कहूं तो पहले भी हमारे दोनों परिवारों के बीच बहुत बड़ा फर्क था, और 5 साल पहले जो हुआ उसके बाद तो ये फर्क और भी बढ़ गया। तुम कॉलेज भी नहीं जा पाए, 5 साल जेल में रहे, जबकि हन्ना का फ्यूचर बहुत उज्जवल है। ऐसे हालात में अगर सोफिया अब भी इस रिश्ते को निभाना चाहती है
तो भी हम हैना का फ्यूचर बर्बाद नहीं होने दे सकते। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। कल तुम मेरे साथ आंट सोफिया को धन्यवाद कहने चलोगे और वहीं तुम खुद इस एंगेजमेंट को खत्म करने की बात कर देना। मैं हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिला दिया। ठीक है, इस शरीर की यादों के हिसाब से मैं और हैना मुश्किल से बचपन के दोस्त कहे जा सकते थे। हमारे बीच कभी कोई गहरा रिश्ता नहीं था। अगर ऐसा ही था तो फिलहाल मैं माँ की बात मान लेता हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन एक बात तय थी, हैना जो भी सच में चाहती होगी मैं उसे वही करने दूंगा। इतने सालों तक आंट सोफिया ने मेरी और माँ की जितनी मदद की थी, कम से कम मैं उनका यह एहसान जरूर चुका दूंगा। जब माँ ने देखा कि मैंने कोई विरोध नहीं किया तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने तुरंत अपना फोन उठाया और सोफिया को कॉल लगा दी। उन्होंने बताया कि मैं जेल से रिहा हो चुका हूँ और हम दोनों अगले दिन उनसे मिलने आने वाले हैं। फोन रखते ही सोफिया सीधे अपने पति के स्टडी रूम में चली गई। इथन जेल से रिहा हो गया है, वो कल हमसे मिलने आ रहा है। कल दोपहर तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगे, हम उसके वेलकम के लिए अच्छा सा डिनर बनाएंगे। उनके पति ने भौहें सिकोड़ ली। आखिरकार वो जेल से बाहर आ ही गया। शॉपिंग पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जरूरत पड़ी तो खाना बनाने में भी मदद करूंगा। उसकी मदद करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, ईथन और हैना की एंगेजमेंट यहीं खत्म होगी। सोफिया का चेहरा उतर गया। डेविड, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी बात बिल्कुल साफ है, ईथन कार्टर हमारी बेटी के लायक नहीं है। एक एक्स कॉन्विक्ट हैना जैसी लड़की के काबिल कैसे हो सकता है? डेविड, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। तो क्या हुआ? मैं ये सब अपनी बेटी के भविष्य के लिए कर रहा हूँ। मॉम, डैड, आप दोनों प्लीज बहस बंद कीजिए। उसी समय हैना कार्टर कमरे में आ गई। उसने दोनों की बहस बीच में ही रोक दी। जहां तक मेरी और ईथन की एंगेजमेंट का सवाल है, मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। दोनों माता पिता उसकी तरफ देखने लगे। क्या फैसला? एंगेजमेंट मैं नहीं तोड़ूंगी। सोफिया का चेहरा तुरंत खिल उठा। यही मेरी बेटी है, मैं तुम्हारे फैसले का पूरा समर्थन करती हूँ। डेविड अविश्वास से खड़े हो गए। हन्ना, क्या तुम भी अपनी माँ जितनी ही भोली हो गई हो? स्टेटस की बात छोड़ भी दें, ईथन अभी अभी जेल से निकला है। वो एक एक्स कन्विक्ट है, वो तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? हैना ने शांत नजरों से अपने पिता की तरफ देखा। डैड, अगर आपको पता है कि वो अभी अभी जेल से बाहर आया है, तो क्या आपने एक बार भी सोचा कि अगर हम अभी एंगेजमेंट तोड़ देंगे तो उस पर क्या बीतेगी? क्या आपको अंदाजा है ये उसके लिए कितना क्रूर होगा? डेविड कुछ पल के लिए चुप हो गए। हैना आगे बोली, आंट सोफिया ने कभी ग्रैंडमा की जान बचाई थी। उन्होंने हमारे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान किया था। हमने भी इन सालों में आंट सारा और ईथन की मदद की है, लेकिन ग्रैंडमा आज भी उस दोस्ती को सबसे ज्यादा महत्व देती है। क्या आप सच में चाहते हैं कि इस उम्र में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए और वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त भी खो दें? लेकिन हैना, तुम अपनी खुशी की बलि नहीं दे सकती। वो एक एक्स कॉन्विक्ट है, उसकी रेपुटेशन पूरी तरह खत्म हो चुकी है। 5 साल जेल में रहने के बाद वो समाज से पूरी तरह कट चुका है। हैना ने धीरे से सिर हिलाया। डैड, आप ईथन को जानते हैं, वो बिल्कुल आंट सारा की तरह हमेशा ईमानदार और दयालु रहा है। वो सिर्फ इसलिए जेल गया क्योंकि उसने किसी की मदद की और उसे झूठे केस में फंसा दिया गया। सिर्फ यही बात उसे उन ज्यादातर लोगों से बेहतर बनाती है जो आज मेरे पीछे घूमते हैं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। और फिर ऐसा भी नहीं है कि मैं कल ही उससे शादी करने जा रही हूँ। उसकी आवाज बहुत नरम थी, लेकिन उसकी आंखों में अटल दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। मैं बस उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में उसके साथ रहना चाहती हूँ, कम से कम उसकी फियांसे बनकर। मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से अपनी जिंदगी दोबारा संभाल सके और फिर से इस समाज में खुद को स्थापित कर सके। अगली सुबह ठीक 9 बजे मुझे डेनियल जू का फोन आया। मिस्टर कार्टर, मैं आपको ब्रुक्स फैमिली के बारे में रिपोर्ट देना चाहता हूँ। उसकी आवाज सम्मान से भरी हुई थी। जरूरत नहीं है, मुझे जो फैमिली की एफिशिएंसी पर पूरा भरोसा है। मैंने उसकी बात बीच में ही रोक दी। अंडरस्टूड मिस्टर कार्टर। मेरे भरोसे से डेनियल की आवाज खुशी से भर गई। करीब दोपहर के समय योजना के मुताबिक मैं और माँ डाउनटाउन के एक मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट पहुंचे। सोफिया कार्टर और हैना कार्टर पहले से ही प्राइवेट डाइनिंग रूम में हमारा इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी नज़र सबसे पहले हैना पर पड़ी। उसने अपने लंबे बालों का सुंदर सा बन बनाया हुआ था। उसके चेहरे पर दक्षिणी लड़कियों जैसी कोमल सुंदरता थी, लेकिन उसके आत्मविश्वास में एक सफल बिजनेसवुमन की झलक साफ दिखाई देती थी। ईथन, इधर आकर बैठो। सोफिया ने प्यार से मुझे अपने पास बैठा लिया। उन्होंने मुझे सिर से पैर तक देखा और उनकी आंखें नम हो गईं। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम आखिरकार घर लौट आए हो, बस यही काफी है। हैना खड़ी हुई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बहुत समय हो गया ईथन। सच में बहुत समय, मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन दिल के अंदर अजीब सा बोझ था। माँ की बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थीं। मैं एंगेजमेंट खत्म करने की बात करना चाहता था, लेकिन शुरुआत कैसे करूं समझ नहीं आ रहा था। मेरी झिक देखकर माँ ने तुरंत माहौल हल्का करने की कोशिश की। हन्ना ने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया है, उसने अपनी कंपनी खड़ी कर ली और खुद बॉस बन गई। हमारा ईथन तो उसके सामने कहीं नहीं ठहरता। आंट सारा, आप मुझे जरूरत से ज्यादा क्रेडिट दे रही हैं, मैं बस थोड़ी लकी रही हूँ। हैना ने विनम्रता से सिर हिलाया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। ईथन, पिछले 5 सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। उसकी ये साधारण सी बात सीधे मेरे दिल तक पहुंच गई। बाकी लोगों की तरह उसने मुझे तिरस्कार की नजरों से नहीं देखा। उसने जेल की बात से बचने की कोशिश भी नहीं की। उसकी सच्चाई ने पहली बार मुझे पूरी तरह सहज महसूस कराया। पूरे खाने के दौरान सोफिया लगातार मेरी प्लेट में खाना परोसती रही और पिछले 5 सालों की हर छोटी बड़ी बात बताती रही।
उनकी हर बात से साफ पता चल रहा था कि वो मेरी और माँ की कितनी चिंता करती थी। हैना ज़्यादातर समय चुपचाप सुनती रही और बीच बीच में बातचीत में शामिल हो जाती। पूरा माहौल बहुत गर्मजोशी और अपनापन से भरा हुआ था। खाना आधा खत्म होने के बाद मैंने आखिर हिम्मत जुटाई। हन्ना, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। उसने शांत होकर मेरी तरफ देखा। हमारी एंगेजमेंट के बारे में? मैंने अपराध बोध के साथ सिर हिला दिया। हाँ ना, मुझे पता है अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा। तुम दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल्स में से एक से पढ़कर आई हो, अपनी कंपनी की सीईओ हो, और मैं अभी अभी जेल से निकला हूँ। हम दोनों के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम एंगेजमेंट खत्म करना चाहते हो? उसने मेरी बात बीच में ही पूरी कर दी। ईथन, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं एक पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। माँ और सोफिया ने भी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। हन्ना, तुम समझती हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? उसने धीरे से चॉपस्टिक्स नीचे रखी और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि जेल जाने की वजह से तुम मेरे लायक नहीं रहे, लेकिन मुझे सच पता है। तुम्हें झूठे केस में फंसाया गया था। तुमने सही काम किया था। तुम्हें अपनी बहादुरी की सजा मिली। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो इंसान इतनी बड़ी मुसीबत झेलने के बाद भी नहीं टूटा, वो उन लोगों से कहीं ज्यादा कीमती है जो सिर्फ ऊपर से सफल दिखाई देते हैं। मुझे तुम पर भरोसा है। कुछ पल रुककर वो फिर बोली, मैं तुमसे अभी शादी करने के लिए नहीं कह रही। मैं सिर्फ तुम्हें और खुद को एक मौका देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें फिर से खड़ा होते देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी दोबारा बनाने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर किसी दिन तुम्हें लगे कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, या तुम्हें मुझसे ज्यादा किसी और से प्यार हो जाए, तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। उसकी हर बात दिल की गहराइयों से निकली हुई थी। मेरे अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मैंने गहरी सांस ली। हाँ ना, धन्यवाद। अगर तुम मुझे स्वीकार करोगी तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। सोफिया खुशी से मेज पर हाथ मारकर बोली, बस मैं यही सुनना चाहती थी। मुझे हमेशा से पता था कि हाना की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। ईथन एक अच्छा इंसान है। इस तरह हमारी एंगेजमेंट को लेकर चल रहा विवाद ऐसे खत्म हुआ जिसकी हम में से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, और मेरे और हैना के रिश्ते ने एक नई शुरुआत की। मैं हैना की कंपनी में डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी बन गया। ब्लैक रिज प्रिजन में मिले अपने अनुभव, नॉलेज और कनेक्शंस की मदद से मैंने कुछ ही समय में कंपनी की सालों पुरानी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स खत्म कर दी। साथ ही मैंने अपनी क्षमताओं और जो फैमिली के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कई बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप भी करवाई। कंपनी की रेवेन्यू तेजी से बढ़ने लगी। उधर मेरी माँ ने भी जो फैमिली के प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी स्वीकार कर ली। अपनी बेहतरीन मेडिकल स्किल्स और दयालु स्वभाव की वजह से वो बहुत जल्दी अपने कॉलीग्स और पेशेंट्स की पसंदीदा डॉक्टर बन गई। कुछ ही समय बाद हम हॉस्पिटल के पास एक शानदार नए घर में शिफ्ट हो गए। आसपास का माहौल बहुत सुंदर था और हर जरूरी चीज पास ही मौजूद थी। एक महीने बाद जू फैमिली ने एक भव्य बैंक्वेट आयोजित किया। उसमें पूरे प्रोविंस के सबसे प्रभावशाली लोग और देश के कई बड़े लीडर्स भी शामिल हुए। एम्मा कार्टर भी वहां मौजूद थी। वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। मिस्टर कार्टर, मुझे लगता है आज जब हमारी पार्टनरशिप पर बात करने का सही समय आ गया है। मैं भी मुस्कुराया। बिल्कुल मिसेस कार्टर, एम्मा के सहयोग से मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू की। अपने अनुभव, सही फैसलों और मजबूत नेटवर्क की बदौलत मैं बहुत जल्दी देश के सबसे चर्चित इन्वेस्टर्स में शामिल हो गया। उधर हैना के लिए मेरा प्यार भी दिन ब दिन गहरा होता गया। एक खूबसूरत सितारों भरी रात, लेक विलो के किनारे मैं एक घुटने पर बैठ गया। हन्ना, मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मेरी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बार बार सिर हिलाने लगी। हाँ, मैं करूंगी।